नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के मॉडर्न हिस्ट्री का पहला चैप्टर, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों पर हम एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और ये सवाल सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को खंगालना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो पहला सवाल लेते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके विकल्प हैं 1600 ईस्वी, 1664 ईस्वी, 1602 ईस्वी या 1498 ईस्वी। ये सबसे पहली कंपनी थी, तो इसका सही उत्तर है 1498 ईस्वी। 1498 मतलब ठीक उसी साल जब वास्को डिगामा भारत आया। बिल्कुल, इसी साल वास्को डेगामा समुद्री मार्ग से भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। देखिए, पुर्तगाली भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे और उन्होंने ही सबसे पहले अपना व्यापार यहाँ फैलाया। अच्छा, और उन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था? उनका जो मेन हेडक्वार्टर था वो गोवा में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसी से जुड़ा हमारा दूसरा सवाल भी है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? नागापट्टनम, कलकत्ता, पौंडीचेरी या गोवा? हाँ, तो जैसा अभी हमने बात की, इसका मुख्यालय गोवा में था। और गोवा पर उनका कब्जा कैसे हुआ? गोवा को 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से छीना था। मतलब गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगालियों का ही कब्जा था, या कह सकते हैं उपनिवेशीकरण था। समझ गई। अब पुर्तगालियों के बाद आते हैं ब्रिटिश पर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष क्या था? 1664 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1600 ईस्वी या 1602 ईस्वी? हाँ, तो पुर्तगालियों के लगभग 100 साल बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। और इनका प्रशासनिक केंद्र कहाँ था? इस कंपनी का जो मुख्य प्रशासनिक केंद्र था वो कलकत्ता में था, और उन्होंने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करने की अनुमति वो उन्होंने सम्राट जहांगीर से ली थी। ठीक है। अगली कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विकल्प हैं 1664 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1600 ईस्वी या 1602 ईस्वी। डच लोग ब्रिटिश के ठीक बाद आए थे, तो सही जवाब है 1602 ईस्वी। और डचों का मुख्यालय कहाँ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगापट्टनम में स्थित था। उनके दो बहुत मजबूत किले थे, एक फोर्ट गिल्ड्रिया जो पुलिकट में था और दूसरा फोर्ट गुस्तावुस जो चिंसूरा में था। अच्छा, और इस लिस्ट में आखिरी बड़ी कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1664 ईस्वी या 1602 ईस्वी? इसकी स्थापना इन सब में सबसे बाद में हुई, 1664 ईस्वी में। और इनका मुख्यालय? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी में था। और ये भी एक रोचक तथ्य है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसकी समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी। बहुत दिलचस्प। अब एक सवाल है जिसमें ये सभी कंपनियां शामिल हैं। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स, स्वीडिश। आपके विकल्प है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, सातवां, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवां, छठा, सातवां, या पहला, दूसरा, चौथा, पांचवां, सातवां, या फिर उपर्युक्त सभी। ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें कुछ कम ज्ञातमार्क भी हैं। इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। मतलब ये सभी 7 कंपनियां भारत आई थी? हाँ, इन सभी 7 यूरोपीय कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था। लेकिन पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रेंच, ये 4 ही सबसे प्रमुख और प्रभावशाली रहे। ठीक है, अब वापस पुर्तगालियों पर आते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसमें गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस डी एल्मेडा, अल्फांसो डी एल्बुकर्क, वास्को डी गामा या रॉबर्टो डी नोवेली? गोवा पर अधिकार करने वाला था अल्फांसो डी एल्बुकर्क। राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन शोर, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मर्विस ऑफ हेस्टिंग्स? कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। और रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी? हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी भी था, और उसी के समय में कंपनी ने अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया था। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच या पुर्तगाली?
ये तो अब तक साफ हो गया होगा। सबसे पहले पुर्तगाली आए और उन्होंने ही व्यापार को सबसे पहले प्रभावित किया। मतलब वास्को डी गामा के आने के साथ ही। जी, वास्को डी गामा के 1498 में आगमन के साथ ही ये प्रक्रिया शुरू हुई। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो था काली मिर्च और दूसरे मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। चलिए एक बार फिर से मुख्यालयों को दोहरा लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य प्रशासनिक केंद्र या मुख्यालय कहाँ था? गोवा, नेगापट्टनम, कलकत्ता या पांडिचेरी? उनका मुख्यालय कलकत्ता में था। और बाकी? बाकी तो हमने पहले ही बात की, जैसे गोवा पुर्तगालियों का, नेगापट्टनम डचों का और पांडिचेरी फ्रांसीसियों का मुख्यालय था। बहुत बढ़िया। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध सवाल, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? गोवा, कालीकट, मंगलौर या कोचिन? वास्को डी गामा वो कालीकट में उतरा था। कालीकट यानी आज का कोझिकोड। हाँ, कालीकट के तत्कालीन राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया था और वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। तो अगला सवाल यही है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका या फ्रांस? वो पुर्तगाल का रहने वाला था। और उसी ने भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की थी। जी, उसी ने की थी, जिससे यूरोपीय व्यापार के लिए एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया। चलिए अब ब्रिटिशों की तरफ चलते हैं। वो अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था, सर टॉमस रो, राल्टा बिटा, सर जॉन या सर जॉन शोर? वो था सर टॉमस रो। और इसी मुलाकात के बाद उन्हें फैक्ट्री लगाने की इजाजत मिली थी। बिल्कुल, इसी मुलाकात के बाद ब्रिटिशों को सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिली, जो भारत में उनके व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बनी। ठीक है, अगला सवाल, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था डच द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या पुर्तगालियों द्वारा? जी, पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। और गोवा तो बहुत बाद तक उनके पास रहा है ना? हाँ, गोवा 1510 से लेकर 1961 तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। यह भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाला यूरोपीय उपनिवेश था। अब फिर से एल्बुकर्क पर एक सवाल है। एल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? राजा जमोरिन से, बीजापुर के सुल्तान से, फ्रांस से या इंग्लैंड से? उसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। उस सुल्तान का नाम क्या था? उस समय बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल शाह था और इस जीत ने ही भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव रखी थी। चलिए अब डचों के मुख्यालय पर सवाल। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? गोवा, पौंडीचेरी, कलकत्ता या नेगापट्टनम? डचों का मुख्यालय था नेगापट्टनम में। और डच लोग मसालों के अलावा और किस चीज का व्यापार करते थे? ये एक अच्छा पॉइंट है। डचों ने भारत में मसालों के अलावा सूती वस्त्र के व्यापार पर भी बहुत ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता, नेगापट्टनम, गोवा या पौंडीचेरी? फ्रांसीसियों का मुख्यालय वो था पौंडीचेरी। पौंडीचेरी पर तो आज भी फ्रांसीसी प्रभाव दिखता है। हाँ बिल्कुल, पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी संस्कृति और प्रभाव का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। एक और बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फ्रांसीसियों द्वारा? यह खोज पुर्तगालियों द्वारा की गई थी, जिसका श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। जी हाँ, जो 1498 में भारत पहुंचा। इस खोज ने, कह सकते हैं, पूरी दुनिया के व्यापार का नक्शा ही बदल दिया। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? अकबर से, जहांगीर से, शाहजहां से या औरंगजेब से? यह अनुमति जहांगीर से प्राप्त की थी। सर टॉमस रो ने? हाँ, सर टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में जाकर यह अनुमति हासिल की थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी। ठीक है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? कोलंबस, मैंगल्स, वास्को डी गामा या टॉमस मोर? इसका जवाब तो अब हम सब जानते हैं जी, ये खोज वास्को डी गामा ने की थी। कोलंबस भी तो भारत ही खोज रहा था, है ना? हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है कि कोलंबस भी भारत की खोज में निकला था, लेकिन वो गलती से अमेरिका पहुंच गया। अगला सवाल कर्नाटक युद्ध से जुड़ा है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष था, उसकी समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि, बेसीन की संधि, ए ला शापेल की संधि या सूरत की संधि? इस युद्ध की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से। और इस संधि का क्या परिणाम हुआ? इस संधि ने भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं को, मतलब उनके जो एम्बिशंस थे, उन्हें लगभग समाप्त कर दिया और ब्रिटिश प्रभुत्व का मार्ग प्रशस्त किया। अच्छा, पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? कार्टेज, पोर्टो ग्रांडे, इंक्विजिशन या एस्तादो द इंडिया?
इसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। और ये कार्टेज क्या था फिर? इस साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने कार्टेज नाम का एक परमिट सिस्टम भी लागू किया था। तो अगला सवाल इसी पर है, कार्टेज क्या था जिसे पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाता था? क्या ये एक धार्मिक न्यायाधिकरण था, या उनके समुद्री साम्राज्य का नाम था, या चिटगांव को दी गई संज्ञा थी, या फिर पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र था? हाँ, तो कार्टेज था पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पारपत्र या आज्ञापत्र, एक तरह का परमिट। और ये परमिट लेना क्यों जरूरी था? हिंद महासागर में व्यापार करने वाले दूसरे देशों के जहाजों को ये परमिट लेना अनिवार्य था, जो उस समय पुर्तगाली समुद्री वर्चस्व को दिखाता है। ठीक है, अब एक सवाल पुर्तगालियों के उद्देश्य पर। पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं? उनका जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। मतलब पैसा कमाना। बिल्कुल। यूरोपीय बाजारों में भारतीय मसालों की बहुत ज्यादा मांग थी और पुर्तगाली इस आकर्षक व्यापार पर कब्जा करना चाहते थे। ठीक है, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जैमुरिन ने, केनानूर के कोलाथिरी ने, कोचीन के नायर ने, या द्रावणाकोर के तिरुवेदी ने? उसका स्वागत कालीकट के राजा जैमुरिन ने किया था। लेकिन ये रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं रहे, है ना? नहीं। हालांकि जैमुरिन और पुर्तगालियों के संबंध बाद में व्यापारिक हितों के टकराव के कारण खराब हो गए। अच्छा, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? कोचीन, कालीकट, पुलिकट या केनानूर? उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की। ये तो स्वाभाविक था। हाँ, कालीकट वही स्थान था जहां वास्को डिगामा पहली बार उतरा था, इसलिए व्यापारिक केंद्र के रूप में ये उनकी स्वाभाविक पसंद थी। यह सवाल मुगल सम्राट से जुड़ा है। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह, जहांदार शाह या फर्रुखसियर? ये फरमान फर्रुखसियर ने जारी किया था। और इस फरमान को तो कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। सही कहा, क्योंकि इसने बंगाल में कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी, जिससे उनकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगला सवाल है एक संधि के बारे में। ब्रिटिश के साथ बेसीन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव प्रथम ने या बाजीराव सेकंड ने? ये संधि बाजीराव टू ने की थी। और ये मराठों के लिए एक बड़ा झटका था। हाँ, ये संधि मराठा साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि इसके तहत उन्होंने अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार कर ली, जिससे उनकी स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिक, कार्नवालिस, हेस्टिंग्स या वेलेस्ली? रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था हेस्टिंग्स, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स, जो पहले गवर्नर जनरल भी बने। जी, वॉरेन हेस्टिंग्स ही भारत में कंपनी का पहला गवर्नर जनरल भी बना था। अगला सवाल एक नीति के बारे में है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, नूनो द कुन्हा या इनमें से कोई नहीं? ये नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। और अल्मीडा कौन था? अल्मीडा भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था और इस नीति का उद्देश्य जमीन पर किले बनाने के बजाय समुद्र पर पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करना था। ठीक है, तो फिर किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, नूनो द कुन्हा या इनमें से कोई नहीं? वास्तविक संस्थापक अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। ऐसा क्यों, जब पहला गवर्नर अल्मीडा था? ऐसा इसलिए क्योंकि अल्मीडा की ब्लू वाटर पॉलिसी के विपरीत अल्बुकर्क ने गोवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जीतकर भारत में एक स्थायी क्षेत्रीय आधार स्थापित किया। अब डचों के किलों पर सवाल। डचों का फोर्ट गैल्ड्रिया कहाँ स्थित था? कलकत्ता, चिंसूरा, पुलिकट या पौंडीचेरी? फोर्ट गैल्ड्रिया पुलिकट में स्थित था। पुलिकट मतलब कोरोमंडल तट पर? हाँ, ये कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। और उनका दूसरा किला डचों का फोर्ट गुस्तावस कहाँ स्थित था? पुलिकट, कलकत्ता, चिंसूरा या पौंडीचेरी? फोर्ट गुस्तावस ये चिंसूरा में स्थित था। चिंसूरा यानी बंगाल में? जी, चिंसूरा बंगाल में डचों की एक महत्वपूर्ण बस्ती थी जो उनके व्यापारिक नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा थी।
अब फिर से अल्बुकर्क पर सवाल। अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह या इनमें से कोई नहीं? उसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था। ये सवाल पहले भी आ चुका है दूसरे रूप में। हाँ। यह घटना 1510 ईस्वी में हुई और यह भारत में एक यूरोपीय शक्ति द्वारा किया गया पहला बड़ा क्षेत्रीय अधिग्रहण था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा या अल्फांसो डी अल्बुकर्क? प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मीडा था। हालांकि वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। बिल्कुल। हालांकि पहला गवर्नर एल्मीडा था, लेकिन पुर्तगाली साम्राज्य को वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय उसके उत्तराधिकारी अल्बुकर्क को ही दिया। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या स्वाली के स्थान पर हराया? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, टॉमस रो या जोशिया चाइल्ड? तो इसका सही उत्तर है थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट। जी। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि इसी दौर में विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो जैसे बड़े अंग्रेज अफसर भी भारत आए थे। हॉकिंस तो खान की उपाधि पाने में भी सफल रहे थे और सर टॉमस रो सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर सीधे जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे। अच्छा, तो ये सारी घटनाएं एक ही समय के आसपास हो रही थीं। बिल्कुल। ये सब भारत में ब्रिटिश प्रभाव की एक तरह से शुरुआत को दिखाता है। सही। अगला सवाल है, पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण को क्या कहा जाता था? एस्तादो दे इंडिया, कॉर्टेस, इंक्विजिशन या पोर्टो ग्रांडे? इसे इंक्विजिशन कहा जाता था। इंक्विजिशन। जी। पुर्तगालियों ने भारत में वैसे कई चीजें स्थापित की, जैसे उन्होंने चिटगांव को पोर्टो ग्रांडे का नाम दिया था। पोर्टो ग्रांडे मतलब महान बंदरगाह? हाँ, बिल्कुल। और भारत में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस आई या जो तंबाकू की खेती शुरू हुई, उसका श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। चलिए, तो इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल भी है। पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा क्या थी? एस्तादो द इंडिया, कार्टेज, इंक्विजिशन या पोर्टो ग्रांडे महान बंदरगाह? तो जैसे हमने अभी बात की, सही जवाब है पोर्टो ग्रांडे। असल में पुर्तगालियों ने भारत में व्यापार और उपनिवेश की नींव बहुत पहले रख दी थी। उनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने कालीकट में लगाई थी। 1500 में, मतलब अंग्रेजों से बहुत पहले? बहुत पहले। और बंगाल के हुगली में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्री हुआ करती थी। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण? देखिए, कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन जो तात्कालिक मतलब इमीडिएट कॉज था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। अच्छा। ये युद्ध असल में भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच, आप कह सकते हैं, वर्चस्व की लड़ाई का एक हिस्सा था। और इसी दौरान मद्रास पर भी कब्जा हुआ था, ना? जी बिल्कुल। इसी संघर्ष के दौरान डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा भी कर लिया था। अब एक उपाधि से जुड़ा सवाल, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या इनमें से कोई नहीं? ये उपाधि दी गई थी हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। हाँ, विलियम हॉकिंस हेक्टर नाम के एक जहाज से भारत पहुंचा था। वो सीधे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में पेश हुआ और जहांगीर ने ही बाद में अंग्रेजों को फैक्ट्री की इजाजत दी। जी। उसने बाद में, मतलब 1613 में, अंग्रेजों को सूरत में एक स्थायी कोठी या फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। ठीक है। अगला सवाल फ्रांसीसियों के बारे में है। फ्रेंच किला फोर्ट लुई किस स्थान पर स्थित था? कलकत्ता, चिंसूरा, पुलिकट या पंडिचेरी? फोर्ट लुई, ये पांडिचेरी में था। पंडिचेरी? हाँ। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई, लेकिन सच ये है कि अंग्रेजों के सामने उनकी चुनौती ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। और अंग्रेजों का किला कहाँ था? अंग्रेजों ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम का निर्माण किया था, जो उनके बढ़ते हुए प्रभाव का एक बहुत बड़ा प्रतीक बना। समझ गया। अब व्यापार की बात करते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास? इसका सही जवाब है बिहार। बिहार। जी। उस समय बिहार शोरा और अफीम के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था, जिसने यूरोपीय व्यापारियों को बहुत ज्यादा आकर्षित किया। और ये दिखाता है कि वो भारत के संसाधनों पर कितने निर्भर थे। बिल्कुल। चलिए, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल में हुगली, अर्काट या सूरत? ये फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। सूरत। हाँ,
और दिलचस्प बात यह है कि सूरत सिर्फ अंग्रेजों के लिए ही नहीं बल्कि फ्रांसीसियों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने भी अपना पहला कारखाना यहीं लगाया था। अच्छा। जी। और अंग्रेजों को तो 1613 में जहांगीर से यहाँ एक स्थायी कोठी खोलने का फरमान भी मिल गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वो कौन था? फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला? दीवानी का अधिकार शाह आलम द्वितीय ने प्रदान किया था। हाँ, शाह आलम द्वितीय। और ये किस युद्ध के बाद हुआ? नाम एक मील का पत्थर साबित हुआ। वैसे इससे पहले भी फर्रुखसियर जैसे मुगल सम्राटों ने अंग्रेज व्यापारियों को कई तरह की रियायतें दी थी। ठीक है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी थी? बंदेल, चिनसुरा, हुगली या श्रीरामपुर? वो फैक्ट्री हुगली में थी। हुगली। जी। पुर्तगालियों ने भारत के तटीय इलाकों में कई फैक्ट्रियां लगाई थीं। उनकी पहली फैक्ट्री तो 1500 ईस्वी में ही कालीकट में लग गई थी। और गोवा तो बहुत बाद तक उनके पास रहा। हाँ, गोवा तो 1961 तक उनका उपनिवेश बना रहा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। पणजी, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर या मुंबई? इसका सही उत्तर है मुंबई। मुंबई। हाँ, और ये जानना भी बहुत रोचक है कि मुंबई द्वीप अंग्रेजों को लड़ाई में नहीं बल्कि दहेज में मिला था। दहेज में? जी। 1661 में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की और मुंबई को दहेज के रूप में दे दिया। क्या बात। हाँ। अगला सवाल, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को या फ्रांसीसियों को? इसका श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों को? जी। तंबाकू के अलावा जैसा मैंने पहले बताया, भारत में पहली प्रिंटिंग मशीन की स्थापना भी पुर्तगालियों ने ही की थी। उन्होंने भारतीय व्यापार और समाज पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। अब एक कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजी का सवाल है। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? पहला विकल्प है वांडीवॉश युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। दूसरा, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवॉश युद्ध, बक्सर युद्ध। तीसरा, वांडीवॉश युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। और चौथा, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवॉश युद्ध, प्लासी युद्ध। जो सही क्रम है वो है अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, फिर वांडीवॉश युद्ध और आखिर में बक्सर युद्ध। तो दूसरा विकल्प सही है। जी। और इन युद्धों ने ही भारत का भविष्य तय कर दिया। प्लासी जो 1757 में हुआ और बक्सर जो 1764 में। इन युद्धों ने अंग्रेजों को सर्वोच्च शक्ति बना दिया। और वांडीवॉश युद्ध? वांडीवॉश का युद्ध 1760 में हुआ था और इसने फ्रांसीसियों की चुनौती को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ठीक है। अब एक ऐसा सवाल जिसमें हमें गलत कथन पहचानना है। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। दूसरा, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। तीसरा, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। चौथा, ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो पहला है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अच्छा, तो ये गलत है? जी, ये गलत है। गोवा पर कब्जा बाद में हुआ था। वैसे ये जानना भी जरूरी है कि डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, जो दक्षिण भारत में यूरोपीय गतिविधियों का एक और उदाहरण है। अगला सवाल, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत, पुलिकट, कोचीन या कासिम बाजार? फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना सूरत में ही लगाया था। सूरत में अंग्रेजों की तरह ही? हाँ, बिल्कुल। सूरत उस समय पश्चिमी तट पर व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। अंग्रेजों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री 1612 में यहीं स्थापित की थी। मतलब ये शहर यूरोपीय प्रतिद्वंदिता का एक शुरुआती केंद्र बन गया था। ठीक है। अंग्रेज यात्री जॉन मिल्टन हॉल किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? जहांगीर, फर्रुखसियर, अकबर या शाहजहां? जॉन मिल्टन हॉल अकबर के शासनकाल में भारत आया था। अकबर के समय में? जी। वो उन शुरुआती अंग्रेज व्यापारियों में से एक था जिन्होंने मुगल दरबार तक पहुंचने की कोशिश की। उसके बाद रैल्फ फिच भी सीकरी और आगरा पहुंचा, जो अकबर के समय का एक और महत्वपूर्ण अंग्रेज यात्री था। चलिए, अब अगला सवाल, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? अकबर, फर्रुखसियर, जहांगीर या औरंगजेब? कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर? हाँ, और जहांगीर ने ही हॉकिंस को खान की उपाधि दी थी। इसी तरह सर टॉमस रो भी जहांगीर के ही दरबार में अजमेर पहुंचे थे। ये दोनों ही घटनाएं अंग्रेजों और मुगलों के बीच संबंधों की शुरुआत थी।
भारत में पहली मुद्रण मशीन यानी प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापना की? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या डचों ने? इसकी स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। पुर्तगालियों ने। जी, ये उनके कई योगदानों में से एक था। जैसा हमने पहले भी बात की, भारत में तंबाकू की खेती शुरू करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। गोवा, दमन और दीव जैसे उनके उपनिवेश 1961 में भारतीय गणराज्य में विलय हुए। ठीक है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने यानी फैक्ट्री क्या होते थे? केवल भंडारगृह, केवल उत्पादन केंद्र, भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ये भंडारगृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। अच्छा, दोनों। जी। ये कारखाने असल में व्यापारिक गतिविधियों के केंद्र थे, जहां माल इकट्ठा किया जाता था और कभी-कभी उसका उत्पादन भी होता था। जी। ये सिर्फ गोदाम नहीं थे, बल्कि यूरोपीय शक्ति के प्रतीक भी थे, जैसे कलकत्ता का फोर्ट विलियम। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1950 में, 1954 में, 1961 में, या इनमें से कोई नहीं? यह विलय 1961 में हुआ था। 1961 में? हाँ, और ये भारत में यूरोपीय उपनिवेशवाद का अंत का प्रतीक है। पुर्तगाली भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थे और जाने वाले आखिरी भी। आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आपके लिए आज का सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन करने वाले व्यापारियों के समूह को किस नाम से जाना जाता था? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।